हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप गायत्री कुमारी जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और तमाम विद्यार्थी जो आने वाले हैं उन तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखें, समझें और सटीकता के साथ उत्तर दें। तो कहता है कौन सी राजनीतिक स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं नकारात्मक और एक को कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। जो मुझे करने की इच्छा है उस सभी करने की हमें छूट दिया जाए, किसी प्रकार का बंधन नहीं हो। बंधन रहित, बंधन रहित स्वतंत्रता, यह जो होता है यह नकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। और युक्ति युक्त बंधन, युक्ति युक्त, युक्ति युक्त प्रतिबंध, यह जो है सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता का दो रूप होता है। इसहाक वर्लिन जो है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों स्वतंत्रता, वह दोनों का मिलाजुला रूप को लेकर चलते हैं। ये बंद हो गया था, फिर अभी अभी तो आपका हुआ है। अगला जो सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन नव वाम पंथ जो है क्या कहता है? नव वाम पंथ सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देते हैं। नव वाम पंथ जो है वो सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देते हैं। नव वाम पंथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हिमायती होते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ये हिमायती होते हैं। एक मिनट, हो रही होगी ना? नहीं हो रही होगी, हो रही, क्योंकि समय तो उसका 6 बजे से ही है। ये जो हमारे हॉर्बर्ट मार्क्यूस हैं, ये सामाजिक क्षेत्र में वामपंथ जहां क्या था, वामपंथ था कि भाई वर्ग संघर्ष का दौर हो। सामान्य अवस्था में जो वामपंथ होते हैं वो वर्ग संघर्ष में विश्वास करते हैं, वो वर्ग संघर्ष में विश्वास करते हैं। वामपंथ राज का विरोध करते हैं। ये कहते हैं हमारी सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वामपंथ समानता पर बल देता है लेकिन सामाजिक न्याय पर बल देते हुए भी वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कदापि पक्षधर नहीं होता। अभिमन्यु कुमार। नव संस्थावाद, संस्था, देखिए यहां पर नव मतलब नया, संस्था। और नव संस्थावाद क्या कहता है? तो कहता है कि जो संस्था, कोई भी संस्था बनाई गई, कोई भी संस्था हो, कोई भी जो संस्था बनाया गया उस संस्था का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप कोई भी संस्था बनाते हैं तो संस्था का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो वहाँ के नागरिक हैं उस संस्था, उस नागरिक का विकास कैसे किया, ये उस नागरिक को वह कैसे प्रभावित कर रहा है। संस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? उसका जो तर्कसंगत व्यवहार हो, तर्कसंगत व्यवहार हो, वह जो है आम नागरिक को कैसे तर्कसंगत
व्यवहार हुआ जो है आम नागरिक को कैसे प्रभावित करता हो। जहां ये ध्यान होता है तो आम नागरिक को कैसे प्रभावित कर रहा हो, तो संस्थाओं पर न कि व्यक्ति पर, तो संस्था पर। तो नव संघवाद जो है सो जो हमारी संस्था है वो संस्था व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है उस पर ये बल देता है। जेम्स जी मार्च इसके संस्थापक माने जाते हैं। जेम्स जी मार्च जो है सो इसके संस्थापक माने जाते हैं। इस संस्था पर देता है कि जो संस्था बनाया गया वो संस्था हमारे समाज में हमारे व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है, उसे वह क्या दे पाता है, उस पर वो विचार करता है। महात्मा गांधी की न्यास सिद्धांत, अर्थात जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रस्टीशिप है ना, अर्थात जो धनी लोग हैं अपनी संपत्ति का एक न्यास एक ट्रस्ट में बदल दें ताकि उसका लाभ केवल वो ही नहीं बल्कि धनी लोगों की संपत्ति का लाभ जो है उस समाज को प्राप्त हो। नई तालीम अर्थात उनकी वर्धा प्रस्ताव तो आपने पढ़ा ही होगा ही। तो वर्धा प्रस्ताव के माध्यम से वह व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिए। सर्वोदय अनटू द लास्ट से लिया गया। सर्वोदय अर्थात समाज का सबसे निम्न वर्ग, समाज का सबसे निम्न वर्ग पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और हिजरत जो है विशेषकर 1922 में जो भारतीय मुसलमान अफगानिस्तान पलायन कर रहे थे। उस पलायन के विरोध में उन्होंने अपना विचार दिया था कि पलायन की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हिजरत उनका एक सीमित तौर पर था। नहीं, सर्वोदय जयप्रकाश नारायण रिलेटेड हैं, लेकिन सर्वोदय विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया। जॉन रस्किन की जो पुस्तक है अनटू द लास्ट, उससे वो काफी प्रभावित थे और उन्हीं के विचार को सर्वोदय आंदोलन के रूप में आचार्य विनोबा भावे ने बढ़ाया। लेकिन सर्वोदय की सबों का उदय हो, समाज के जो सबसे निम्न तबका है उस तबका का विकास में योगदान उसका भी मिलना चाहिए। तो महात्मा गांधी के विचार को ही आचार्य विनोबा भावे ने आगे बढ़ाने का काम किया। अर्थात यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सभी से। ठीक है, हिजरत जो है एक अल्पकाल के लिए ही था। अल्पकाल या तात्कालिक परिस्थिति के आधार पर उन्होंने उसका विचार रखा था। तो एक अल्पकालिक विचार था, लेकिन ये विचार जो है कहीं न कहीं महात्मा गांधी इन सबों से जुड़े हुए थे। थॉमस हॉब्स कहाँ का था? हॉब्स इंग्लैंड का है। थॉमस हॉब्स क्या कहता है कि राज की उत्पत्ति जो होती है क्यों होती है? राज की उत्पत्ति युद्ध को रोकने के लिए होती है। थॉमस हॉब्स जिस काल में था, वह कहता है कि मनुष्य क्या होता है, तो मनुष्य जो प्राकृतिक अवस्था की बात करता है कि प्राकृतिक अवस्था का जो मनुष्य होता है वह स्वार्थी होता है, वह हिंसक होता है, सबों से युद्ध की दौड़ का होता है। तो सबों से युद्ध को रोकने के लिए ही राज का निर्माण हुआ। तो प्राकृतिक विज्ञान का सिद्धांत में मनुष्य जो है वो हिंसक है, स्वार्थी है, सर्वज्ञ युद्ध का वातावरण है, हर के सामने अपने जीवन की सुरक्षा खतरा में है। देखिए सर्वोदय जी, ध्यान रखना भी मन्नू बाबू कि सर्वोदय, मैंने बतलाया कि सर्वोदय का विचार महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम उस विचार को प्रयोग में लाया। वो विचार था अनटू द लास्ट जो किताब है
आपको कभी कहीं पूछता है कि महात्मा गांधी किससे प्रभावित हैं, तो देखिए उसमें एक आता है जॉन रस्किन से प्रभावित होते हैं, दूसरा होता है लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित होते हैं, फिर थोरो से प्रभावित होते हैं। तो महात्मा गांधी जो इन लोगों से प्रभावित हो रहे हैं, उसमें अनटू द लास्ट पुस्तक से लिए थे सर्वोदय की समाज में सभी लोगों का, सभी का उत्थान या सबका कल्याण। तो सर्वोदय का जो विचार है वो है सभी का उत्थान और सभी का कल्याण। तो समाज उसमें कह दिए थे कि समाज के जो सबसे निम्न तबका के वर्ग हैं, जो सबसे निचले पायदान पर हैं, पहले उनका विकास का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। कहते हैं कि आप जो काम करते हैं उस काम से देखिए कि जो सबसे जो हाशिए का वर्ग है उसे क्या हासिल होता है। और बाद में महात्मा गांधी के इस विचार को उनकी मृत्यु के बाद जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय आंदोलन के नाम से उसको एक आंदोलन का रूप जिसमें आचार्य विनोबा भावे शुरू किए, और जयप्रकाश नारायण उनके उस संगठन से जुड़े और वो भी उसमें सर्वांगीण रूप से समाज को प्रभावित करने का काम किया। ठीक है, तो हॉब्स का जो है प्राकृतिक विज्ञान का सिद्धांत है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी होता है, हिंसक होता है, सबों से युद्ध जो उसकी चल रही है, उसकी जीवन को पर जो भय बना हुआ है उससे निपटारा करने के लिए वह एक राज्य का निर्माण करता है। जैसे सामाजिक समझौता का सिद्धांत के नाम से उसका धर्म और तत्व मीमांसा से कोई संबंध नहीं है। यह सामाजिक समझौता का सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत के लिए इतिहास के पन्नों पर जाना जाता है। और अभिमन्यु बाबू कल आपने कहा था कि सर थिंकरों के बारे में देखिए, आज थिंकर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। राष्ट्रवाद के संदर्भ में यूरोप एक संस्कृति एक राज्य की मान्यता। मैग्ना कार्टा कब है? मैग्ना कार्टा देखो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा जॉन ने जो अपने सामंत को अधिकार दिया उसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया। औद्योगिक क्रांति तो लगभग चलिए 1750 के बाद है ना, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हो जाती है। लेकिन एक राष्ट्र एक संस्कृति का विचार प्रथम विश्व युद्ध के बाद बड़े तीव्र गति से राष्ट्रवाद जो है, जो इसे आधुनिक राष्ट्रवाद 1875 के बाद से उसका फैलाव हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो तीव्र गति से उसमें विकास आया कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत के आधार पर राज्य का निर्माण होनी चाहिए, उसकी पहचान को सुरक्षित रखनी चाहिए। आज संस्कृति कहीं पर थे तो कहीं पर यूरोपीय संस्कृति, तो वो जो है सो कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध इसमें सबसे अधिक प्रभावी क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध को रखना होगा, क्योंकि ये दोनों का पुनर्जागरण का काल के बाद शुरुआत होती है। उसमें यदि रहता यूरोप की फ्रांस की क्रांति, तो कहीं न कहीं वो फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की क्रांति 1789 तक होता, लेकिन जिस प्रकार विकल्प है यहाँ पर, इसलिए सबसे सटीक उत्तर यही देना होगा। हॉब्स जो है बहुलवादी, हॉब्स तो बहुलवादी है नहीं, हॉब्स तो एकदम कहते हैं सत्ता का जो है ये तो व्यक्तिवादी है। इस सत्ता का कठोर प्रशासन चाहिए, ये तो कठोर या शक्तिशाली शासक वर्ग की परिकल्पना करते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि ये गलत हो गया। एडी लिंडसे बहुलवादी विचारधारा है, बहुलवादी से जुड़े हुए अन्य लोग भी आते हैं, उसमें है लॉस्की बहुलवादी हो जाते हैं। मैकाइबर भी बहुलवादी हो जाते हैं। ग्रामसी मार्क्सवादी है, मार्क्सवादी में कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, ये सभी जो होते हैं। चलिए कुछ दिन से हम सेट देने नहीं जाते हैं, लेकिन डिस्कशन हम डेली देखते हैं। गुरुजी कुछ प्रॉब्लम है फिर? नहीं, कोई बात नहीं। अरे समाज में है तो परिवार में है, कुछ प्रॉब्लम आते रहती है, लेकिन पढ़ाई जो है जहाँ तक संभव है उसे तो डिस्कशन के माध्यम से भी कहीं न कहीं वो जानकारी मिल जाती है, जो प्रश्नों का कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाता है। लेकिन
जब वक्त मिले तो उसे जरूर कंटिन्यू की रखिए, क्योंकि अब समय आपके पास वो आ गया है जहां लक्ष्य भेदन, वो कुरुक्षेत्र का मैदान अब बहुत निकट। अब इसमें कुरुक्षेत्र में उतरना है, धर्म युद्ध की तरह ही उसे लेना है और अपने विजय के लक्ष्य को आगे बढ़ना है। एकात्मक संविधान, जहां सत्ता का एक केंद्र हो, जहां केंद्रीय सत्ता संपूर्ण देश में एक सत्ता हो, राज्यों के पास वो सत्ता नहीं हो, राज्य के पास अलग अलग सत्ता नहीं हो, है ना। स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कारण पहले तो उसको तो ये परीक्षण करना होगा कि वो कौन से मूल तत्व हैं। अब स्कोर नहीं बढ़ रहा है, जैसे कि थिंकर का बयान पर नहीं बढ़ रहा है। स्कोर नहीं वृद्धि का कारण चलिए अनुच्छेद है। स्कोर कार्यपालिका का क्वेश्चन में दिक्कत होती है, विधायिका में दिक्कत होता है, न्यायपालिका में दिक्कत होता है, लोकतंत्र में दिक्कत होता है, संविधान की विशेषता। तो कहीं न कहीं उस पार्ट को देख, कुछ पार्ट आपका मजबूत होगा, कुछ पार्ट, जो पार्ट पहले तो वो चयन कीजिए कि वो पार्ट क्या है। बीमारी है तो इसे बीमारी में कहाँ पर, शरीर में तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, तो पहले आप देखते हैं कि हमारी बीमारी का केंद्र क्या है। ENT है, पेट है, छाती है, पैर है। तो उसी प्रकार यहाँ भी आपको परीक्षण करना है। परीक्षण यदि आप कर लेते हैं, सही तरीके से मूल्यांकन कर लेते हैं, तो आप देखिए कि आपका वो आसानी से उत्तर दे। तनुच्छेद में दिक्कत होती है, तनुच्छेद को देखिए क्रमिक रूप से याद कीजिए। अब एक ही बार तो सभी अनुच्छेद याद नहीं हो जाएगा। मानव मस्तिष्क तो कोई राजेंद्र प्रसाद की तरह है नहीं कि सबका एक बार पढ़े तो याद हो जाएगा। तो उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप हम मौलिक अधिकार में एक दिन समानता का अधिकार, दूसरा दिन स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा दिन शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि 2 सप्ताह में मौलिक अधिकार, राज का नीति निषेध तत्व के अनुच्छेद को अलग अलग बांट के पढ़िए। इस प्रकार एक दिन राष्ट्रपति को लीजिए, एक दिन संसद का लीजिए, एक दिन प्रधानमंत्री का लीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा कि 30 दिन में आप 100-125 अनुच्छेद एकदम याद हो जाएगा, और उतना पर्याप्त हो जाती ही सफलता के लिए। तो हर चीज को जो है कहीं न कहीं थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए स्विट्जरलैंड, कनाडा से तो हमने संघीय प्रणाली लिया ही, कनाडा से तो भारत ने अपना संघीय प्रणाली तो कनाडा से ही लिया। तो ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस में एक ही जगह सत्ता होती है, राज्य के पास सत्ता नहीं होती है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का कोई विभाजन नहीं होता है, सारी शक्ति जो है सो एक ही साथ होती है। इसमें टोटल संविधान संशोधन अनुच्छेद ऐसा तो कुछ है जो मुख है। चलिए उसको देखते हैं, कहाँ पर कहीं नोट्स ऐसा बनाए थे कभी, ऐसा होगा देखते हैं, कहीं पर यदि रहेगा तो जरूर दे देंगे। प्रियारीबी रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिए? प्रियारीबी रामास्वामी के बारे में पता होगा, 1925 के लगभग में इन्होंने जो है सो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो ये जाति के विरोध पर, ब्राह्मणवादी विरोधी व्यवस्था पर तो इन्होंने पूरे द्रविड़ राजनीति का ही आधार रखा, जो आज भी द्रविड़ राजनीति का एक महत्वपूर्ण, भारत हिंदी की प्रतिष्ठा में तो एकदम हिंदी भाषा और संस्कृत, हिंदी और ब्राह्मण, इसी दोनों के विरोध पर इनकी पूरी की पूरी राजनीति तो इसी दोनों के विरोध पर रहा। इसी दोनों के विरोध पर इन्होंने द्रविड़ राजनीति की शुरुआत किया, जो आज भी मौजूद है द्रविड़ राजनीति। और कहीं न कहीं अलगाववादी विचारधारा के वो व्यक्ति थे। उनमें जो है ठीक है, राष्ट्र की समस्या है, उस समस्या का समाधान का हमको प्रयास करना है, लेकिन राष्ट्र को तोड़ने में कहीं न कहीं आज भी तमिलनाडु में वो मानसिकता है, उस संघीय प्रणाली के खिलाफ जो है। इसलिए वो व्यक्ति तो मैं उन्हें पसंद
कदापि नहीं करता। आपकी विचारधारा सही है, जो समाज में खामियां हैं उस खामियां को दूर करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जो समाज की खामियां है, विसंगतियां हैं, उसको दूर किया जाए। लेकिन जहां राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो अलगाववादी विचारधारा को तो मुझे कदापि पसंद नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट लेना है कैसे? देखिए ऑनलाइन के लिए कुछ नहीं, जो अब मोबाइल आपके देखिए, जो सामने या स्क्रीन बोर्ड पर देखिए उसमें मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर से बात कीजिए, कुछ डाउनलोड करना होगा और उसके बाद बड़े आसानी से हो जाता है। आप लोग तो नए ज़माने के व्यक्ति हैं, देखिए प्लेटफॉर्म ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए और बड़े आसानी से हो जाती है। आप लोग तो नए ज़माने का व्यक्ति है, टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करते हैं। अब तो हम लोग जो लोग जैसा व्यक्ति को दिक्कत होती भाई कि नए टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं। आपको क्या चिंता करना है मेरे भाई, प्लेटफॉर्म ऐप न्यू टेस्ट सीरीज करके देखिए, वो डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उस पर जैसे जैसे ऑप्शन आता है उसको पूरा कीजिए, मिल जाएगी। लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि हम जितने योग्य हैं उससे बेहतर शासन नहीं किया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। नंबर नहीं दिख रहा है, देखते हैं। ये सही है, न्याय हेतु मानव क्षमता लोकतंत्र में संभव बनाती है। अन्याय के प्रति मानव झुकाव लोकतंत्र को आवश्यक बनाती है, क्योंकि इसी झुकाव के लिए तो हम लोग लोकतंत्र बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल की बात करते हैं। ऑफ द पीपुल, ऑन द, देखते हैं कोई यदि होगा कि टेक्निकल टीम को यहाँ नजर आते हैं तो आपकी समस्या का सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक अन्याय होता है, तो इसी अन्याय को तो रोकने के लिए जो है सो लोकतंत्र को आवश्यक बनाने का काम है कि अन्याय पर नियंत्रण स्थापित हो सके, सबको समानता का अधिकार दिया जा सके। तो उत्तर आपका क्या होती है, तो लोकतंत्र जितना हम जिस व्यक्ति को चुनते हैं उस व्यक्ति की जैसी क्षमता होगी उसके हिसाब से वो शासन करेगा। न्याय हेतु मानव क्षमता लोकतंत्र में संभव बनाती है, क्योंकि सभी लोगों को साथ लेकर चलना है। सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता लोकतंत्र की पहचान है। और अन्याय के प्रति जो झुकाव था उसी झुकाव को दूर करने के लिए लोकतंत्र की स्थापना की गई है। संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श, पता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। यहाँ पर देखिए दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई, तो उसकी जो भी वैचारिक पृष्ठभूमि हुई उसी तारीख के बाद हुई। फिर 11 दिसंबर को आप पढ़ते हैं, 11 दिसंबर को अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव समिति आया है ना, इसलिए यहाँ पर दिए गए विकल्प में आपका दुनिया का सबसे लंबा, भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग था, है ना। और यूएसए का जो है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद, मात्र जो है 7 अनुच्छेद थे। दुनिया का सबसे छोटा संविधान में एक है, ये जो है सबसे छोटा संविधान में से एक है। हाँ, 13 दिसंबर को 5वीं बैठक हुई थी, एकदम सही है। किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत इंडिया, चलो अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का भारतीय संघ में प्रवेश, अर्थात विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा, 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को, 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के आधार पर, अनुच्छेद
68 के आधार पर संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं, अनुच्छेद 1 कहता है देश का नाम इंडिया अर्थात भारत, इंडिया डेट इज भारत, और ये कैसा होगा तो राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट होगा। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है ना। अब आइए 25वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ। तो 25वां संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार, विशेषकर जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन किया गया। संपत्ति के अधिकार में जो है वह परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया, बदलाव किया गया। और 38वां में क्या किया गया, 38वां में दिया गया कि राष्ट्रपति राज्यपाल की जो घोषणा होती है, राष्ट्रपति राज्यपाल की घोषणा ने को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, हाँ, संविधान संशोधन केशवानंद भारती विवाद के पहले भी यदि हम देखें, हाँ पीएम भी है, उसमें कोई संदेह नहीं, राष्ट्रपति राज्यपाल पीएम। केशवानंद भारती विवाद में भी दिया गया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, लेकिन मूल संविधान की मौलिक ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा, ये शब्द किसने प्रयोग किया, ये शब्द प्रयोग किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस शब्द को प्रयोग किए। ये किसको कहे थे तो अनुच्छेद 32, ये शब्द कहे थे अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार के लिए किए थे। अब विकल्प में है नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है 25 से 28 है ना, 25 से 28, सांस्कृतिक एवं ये है 29 और 30। इस प्रकार से आपका यहां पर हुआ। लोकसभा का कोरम, लोकसभा का हो या राज्यसभा को, अनुच्छेद 100 का जो तीसरा पॉइंट कहता है सदन की कुल संख्या का 1/10 सदस्य का उपस्थित होना चाहिए। सदन का जो महासचिव होता है, सदन का महासचिव इसके गणना पर ध्यान रखेगा। यदि 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है तो बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर देना है जब तक कि कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं हो जाता है। इसे ही कोरम आर्टिकल 100 में, हाँ तो 100 ही लिखे ना, 100 का तीसरा पॉइंट है, 100 का वो तीसरा पॉइंट है। 100 का जो है अनुच्छेद 100 में ही कहता है कि संसद में मत विभाजन कराया जाएगा। अनुच्छेद 100 में ही कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देंगे, अनुच्छेद 100 में ही है। आपको लगता नहीं मिथिलांचल से मैं नहीं हूं, और ये जो सर पर टोपी देख रहे हैं तो ये टोपी जो है वह क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी टोपी है। राज्य में कितना आर्टिकल, नहीं पटना से नहीं है, मेरा घर पड़ जाता है बरबीघा, शेखपुरा, नालंदा और शेखपुरा के बॉर्डर पर अवस्थित है, वहां पर घर है। बरबीघा एक जगह ब्लॉक है जहाँ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पहला मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमारे पड़ोस के गांव के हैं।
चलिए, राज्य के लिए एक अनुच्छेद 189 का 3 कहता है कि राज्य के लिए जो है वह, चलिए, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, सही है, क्योंकि तो स्पष्ट कहता है कि सभी धन विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है। हाँ, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में क्लास नहीं हो रहा है, बस उधर तो कुछ 1 तारीख का माहौल था, विद्यार्थी शिक्षक से लेकर बहुत सारे लोग छुट्टी पर थे, देखे विद्यार्थी भी, इसलिए उस क्लास को फिर कल से सोमवार से फिर क्लास अपने नियत समय से चलेगी। वित्तीय मामलों संबंधित वित्त विधेयक वहां देखो लिख दिए हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। तो स्पष्ट वर्णित है अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3) कहता है सभी वित्त विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। तो ये लाइन एकदम सही है। धन विधेयक यह केवल लोकसभा में अनुच्छेद 109 स्पष्ट रूप से कहता है कि इसे राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, यह लोकसभा में ही प्रस्तावित होगा, ये सही है। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, गलत है। एकदम अनुच्छेद 109 110 स्पष्ट है, अनुच्छेद 109 में कहता है कि राज्यसभा में इसे प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता, तो सभापति शब्द प्रयोग अक्सर हाँ राज्यसभा के लिए होता है। लोकसभा में स्पीकर शब्द का प्रयोग करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं, अर्थात ये भी गलत है। कथन असत्य है, 3 और 4 गलत है। अब यहां ऐसा स्थिति है कि 3 और 4 कोई विकल्प है नहीं, 1 3 4 है, 2 3 4 है। तब क्या करना होगा हमें? कौन सा असत्य है तो उपयुक्त में से 1 से अधिक देना होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक देना होगा। ये असत्य है और ये असत्य है, 1 2 सही है, 3 4 गलत है। क्यों गलती होगा? अरे प्रश्न को जब ध्यान से हम जानेंगे तो बता दिया, स्पष्ट लिखता है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। अनुच्छेद 109 कहता है धन विधेयक को पहली बार राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। 110 कहता है धन विधेयक को, कौन धन विधेयक की परिभाषा और कौन सा विधेयक धन विधेयक है यह प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित धन विधेयक को अनुच्छेद 117(1) के आधार पर उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत करते हैं। यदि आप सही तरीके से पढ़ेंगे, आइए अंकित वर्मा 4 बजे से 5 बजे तक जो पीजीटी का बैच शुरू किए उस बैच में जुड़िए और देखिए कि ऐसी सवाल जो है पूरी तरह कंसेप्ट बन जाएगी और गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, और थोड़ा सा गुरुजी को ध्यान भी दीजिए, तब ने गुरु दक्षिणा बेहतर प्राप्त हो जाएगा आपको। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान व्यवस्था, अब देखिए हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने, तो हमारे प्रस्तावना में इस बात की उल्लेख कहाँ है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखता है। तो गणराज्य है क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, प्रजातांत्रिक है क्योंकि यहाँ वयस्क मताधिकार है, निर्वाचित संसद होते हैं,
प्रजातंत्र में जरूरी होता है, प्रजातंत्र के लिए जरूरी होता है वहां पर निर्वाचित चुनाव हो, सरकार का हो। देखिए एनसीईआरटी जो अंकित वर्मा जैसे है, एनसीईआरटी तो बुक पर पढ़ाना था, उसमें तो हम अपने मन से बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं कर सकते थे। तो एनसीईआरटी तो पूरा का पूरा आपका संविधान दिया नहीं है। 11 12 जो है पूरा का पूरा संविधान तो दिया, तो कुछ भाग ही संविधान का लिखा। तो उसमें मैंने आपको जहाँ पर देखिए थिंकर का विचार था, स्वतंत्रता, संप्रभुता इत्यादि जहाँ पर जरूरत था उसमें मैंने उसको ऐड करते हुए पढ़ा दिया। लेकिन वो एनसीईआरटी बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, लेकिन उससे तो पूरा का पूरा सवाल हल होगा नहीं। वो बेसिक नॉलेज के लिए बेहद जरूरी है, वो बेसिक नॉलेज के लिए बेहद जरूरी है। एनसीईआरटी यदि आप नहीं पढ़े तो आप जान लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर आपका कमजोर रह जाएगा। एनसीईआरटी आपकी बेसिक स्ट्रक्चर को, एनसीईआरटी के कहानी के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया कि आप अपनी बौद्धिकता को कैसे मजबूत कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर है, वो आधारिक संरचना है, वह एक अनिवार्य विषय क्षेत्र है, तो वह जरूरी है। और नहीं बैच लेने के लिए मैं ये नहीं किसी विद्यार्थी को मैंने कभी भी, मेरा और आपके बीच का संबंध कहीं धन का नहीं है, मेरे और आपके बीच का संबंध केवल ज्ञान का है। मैं ज्ञान की बातें करता हूँ। मैंने किसी विद्यार्थी को कभी ये नहीं कहा कि भाई बैच, मुझे ये भी पता नहीं है बैच में क्या फीस रखें, किसी को कभी पूछे भी नहीं मैंने। वो मैनेजमेंट का है। तो 4 बजे से हम एक बैच की शुरुआत किए हुए हैं। 4 बजे शाम को देखिए राहुल जी पूछे भी थे, तो बैच की शुरुआत है जिसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों को लेकर, ऐसे तो वो नाम पीजीटी ही दिया गया है, लेकिन वो मूलतः टीजीटी पीजीटी दोनों को साथ साथ लेकर पढ़ाने का उसमें काम करेंगे। पंचायती राज संबंधित विषय, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को अनुच्छेद 243 के अलावा 243 ए से लेकर ओ तक में रखा गया। उसमें 243 जी कहता है कि पंचायती राज को 29 विषय होगा जिस पर पंचायती राज को काम करना है। हाँ हेलो, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, मेरा समय उसमें बढ़ गया होगा, कुछ 7 साढ़े 7 बजे होगा, जरूर होगा। हाँ तो लगभग 7:30 बजे के इर्द गिर्द हम आएंगे उसमें। कौन साइंस पढ़ाते हैं? सुजय सर। ठीक है, अभी तो नंबर नहीं, क्लास ले रहे हैं, वो देखते हैं नंबर होगा तो दे देंगे। ठीक है भेज, ठीक है भेज दीजिए, हम दे देंगे उनको, यदि हम मिलेंगे तो हम देते। ठीक ठीक। तो टोटल उसमें 16 आर्टिकल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में अनुच्छेद 71 में स्पष्ट रूप से लिखता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 71 में स्पष्ट लिखता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा नहीं, उसका निपटारा सीधे संसद करेगा। इसका स्पष्ट उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय में किया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसका स्पष्ट वर्णन है। चुनाव जीतने के लिए वाले राजनीतिक दल की ओर से सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा चली। यहाँ पर देखिए 3 शब्द है,
यदि आप सभी शब्दों को समझ जाएं तो आपको उत्तर देने में कठिनाई नहीं होगी। अब एक शब्द है गैरी मैंडर। एक शब्द क्या है? गैरी मैंडर। वो कहता है कि चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए, विजय के लिए, चुनाव में विजय के लिए जो है, जो आपका परिसीमन, भारत में हम लोग बोलते हैं परिसीमन को अपने अनुकूल बनाना, परिसीमन को अपने अनुकूल बनाना, ताकि इस प्रकार जातिगत धर्म का जो भी है कि हम जिला को या उसको तोड़ के कुछ इस प्रकार से बना दें कि जहां हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा समुदाय जो भी रह रहा हो, तो वहां पर हम चुनाव जीत सकते हैं। तो ये होता है गैरी मैंडर। लॉग रोलिंग, लॉगिंग क्या है? तो हो गया एक प्रकार का दबाव समूह है कि हम जो है दबाव, अप्रत्यक्ष दबाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 किस क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा? ये जो है सो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये उसके ऊपर के क्लास का है। ये ग्रेजुएशन में जाइएगा तो वहां पर मिलेगा। ये जो है ग्रेजुएशन के किताब में आएगा। लूट स्पाइस प्रणाली, लूट प्रणाली जो अर्थात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिस पार्टी के हों, अपने हिसाब से है कि आप अपना पदाधिकारी को, अफसर को आप अपने हिसाब से नियुक्त कीजिए। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, नियुक्ति अपॉइंटमेंट ही देंगे, तो वह उनके प्रति वफादार होगा, संविधान के प्रति वफादार नहीं, बल्कि वो पार्टी के प्रति वफादार होगा और पार्टी के हित के लिए काम करेगा। तो तीनों शब्द को समझ जाइएगा। शब्द जो है सो जहां क्वेश्चन रहता है अंकित वर्मा, तो मैं तो प्रत्येक उस शब्द की परिभाषा देता हूं, उसको आप अलग अलग कॉपी पर नोट करते चले, यकीनन तौर पर उसका लाभ आपको मिलेगा। भारत में निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक स्वायत्त शासी निकाय से गठन 25 जनवरी 50 को हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह एक स्वायत्त शासी, स्वयं से शासित होने वाली संस्था है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन हमारे देश में चलिए जो हमारी संस्था है, उस संस्था पर भी अंगुली उठाने के लिए लोग तैयार रहते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्या आप ऑनलाइन बैच जुड़ना चाहते हैं? तो ऑनलाइन, तो अंकित वर्मा जी जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको कंसेशन मिलेगा एडमिशन में, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा, ध्यान रखना है अंकित वर्मा जी। ऐसे तो हम पहला जो क्लास लेंगे लगभग 80-85 क्लास, 80 नंबर का पीजीटी का है, तो लगभग 80-85 क्लास उसमें जाएगा। उसमें पहले जो है आपका टीजीटी का ही जो 40 नंबर का है, 40 नंबर का जो सवाल है वो हल कर देंगे। पहला 35-40 घंटे उन्हीं का लिया जाएगा जो दोनों को काम आएगा। तो संध्या के 4 से 5 बजे वो बैच चलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मूड में। तो सब बात कर लीजिएगा ना, फ़ोन से कौन हो, कुछ नंबर होगा ही, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। वेनेजुएला पर यूएसए का भी, अब क्या कर, सबई सहायक सबल को निबल न कोई सहायक, पवन जगावत आग को दीपह देत बुझाए। अमेरिका भी कुछ उसी प्रकार के आंधी तूफान के दौर में चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगता है कि बस पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है, आज नहीं कल तो उनको, अमेरिका को इसका क्षति होगा और विश्व को उसके लिए एक होना होगा। तो अमेरिका कहीं न कहीं दादागिरी दिखला रहा है, और शक्ति जब होती है तो शक्ति के दुरुपयोग की संभावना सदैव बनी रहती है। वो पूरा विश्व को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं। चलिए वक्त बताएगा, आज ने कल तो कहीं न कहीं अमेरिका के उस
दादागिरी पर जिस प्रकार जर्मनी पर रोका गया उसे करना होगा, अन्यथा और विश्व के लिए भयावह स्थिति हो सकती है। भारत का संविधान में कितनी अनुसूची, चलिए हर एक पता है। मूल संविधान में 8 था, उसके बाद वर्तमान में जो है वह 12 है। इसमें 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, 10वीं को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, 11वीं को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, 12वीं को 74वां के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। तो वर्तमान में इसकी संख्या 12 है। उधर हो गया खाली? हाँ, ज़्यादा नहीं देर लगेगा, 10 मिनट। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। 21 से 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 93वां संविधान संशोधन में उच्च शिक्षण संस्थान में भी ओबीसी को आरक्षण दिया गया। उच्च शिक्षण संस्थान में भी ओबीसी को आरक्षण दिया गया। और 94 में जोड़ा गया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासी कल्याण मंत्रालय गठन करना अनिवार्य होगा। इस बात से स्पष्ट है बिहार में लोकतंत्र की, चलिए सभी लिच्छवी का गणराज्य जो है। बिहार की साक्षरता दर तो 61.8 भारत में सबसे कम है। नालंदा प्राचीन विश्व, तो चलिए शिक्षा का क्षेत्र हो गया। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य जो से विश्व का प्रथम गणतंत्रीय, हाँ प्रथम जो बनाया गया था ड्राफ्ट, वो थे बनाने वाले संवैधानिक सलाहकार BN राव, इसमें 13 अनुसूची और 240 अनुच्छेद था। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें सभी जनता का भागीदारी, सभी जनता का भाग होता है। सरकार की ज्यादती, क्योंकि नियम वो बनाते हैं बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व के विकास के लोकतांत्रिक परिवेश में जीवन के आनंद के लिए। ये सब आपको 8वां क्लास में ही, ये तमाम क्वेश्चन जो है 8वां क्लास में ही आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जो है 8वां क्लास के ही क्वेश्चन है। बेल्जियम के बहुसंख्यक जनता जो है, बेल्जियम के यदि हम देखें, यदि हम लोग बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में लगभग 40% जो है फ्रेंच आबादी है। बेल्जियम का 59% डच आबादी है। बेल्जियम का 1% जो है जर्मन आबादी है। तो बहुसंख्यक द्वारा में कौन सी भाषा, चलिए फ्रेंच और डच दोनों बहुसंख्यक हो गया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक देना होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक देना होगा, क्योंकि 40 और 59 दोनों बहुसंख्यक हो गया। 40% को अल्पसंख्यक नहीं कह सकते हैं अभिमन्यु जी, इसलिए दोनों बहुसंख्यक हो गया। निम्न में से किस काल में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना? 1828 से चलिए ब्रह्म समाज की स्थापना, 1817 हिंदू कॉलेज, अर्थात ये 19वीं शताब्दी। चलिए द्वितीय अर्धकाल के दौरान ही मान सकते हैं कि यहाँ तो शुरुआतें हुई। मूलतः राजनीतिक चेतना 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल में शुरू होता है, जब देश में अनेक आंदोलन, ऐसे स्वशासन शब्द का प्रयोग कब किए? विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता। 1875 में तो उत्तर आपका यही सबसे उचित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 अर्थात चलिए ये 2 विकल्प आपका। और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर हाँ ये दोनों की संभावना कम रहती है। अक्सर हाँ लगभग 90% जो है इसमें संभावना कम रहती है। वित्तीय आपातकाल 360 1, अखिल भारतीय सेवा 312 2, संवैधानिक संशोधन 368 अर्थात बी नंबर। किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध है? अनुच्छेद 22 क्या कहता है? 22 तो कहता है गिरफ्तार
या किए जाने से संरक्षण, गिरफ्तार किए जाने से, हाँ ठीक है, बस ठीक है। गिरफ्तार किए जाने से अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 कहता है कि सशस्त्र बल के लिए मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 48 कहता है राज्य कृषि का विकास करे और दूध देने वाली पशु को संरक्षण देने का काम करे। यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में अलग से 1955 में एक अलग से कानून भी बनाया गया था ताकि गौ हत्या को रोका जा सके। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमा तक के अंतर्गत है। मौलिक अधिकार में गारंटी युक्त है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। नीति निषेध तत्व क्या कहता है? अनुच्छेद 45 राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे के शिक्षा, अर्थात यहाँ और यहाँ दोनों है। यहाँ तो नहीं है, प्रस्तावना में कहीं नहीं है शिक्षा का, लेकिन ये दोनों है, अर्थात हमको उत्तर डी देना होगा। अनुच्छेद 45 राज्य का नीति निषेध तत्व में भी उसका उल्लेख है। न्यायालय को लगता है कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार तो परमादेश, मैं आदेश देता हूं कि आप अपना काम को, जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया उस काम को ईमानदारी पूर्वक समय के साथ पूरा करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसको है? ये तो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर न्यायालय में उपस्थित किया जाए। प्रतिषेध कहता है कि न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करे, उस सीमा का उल्लंघन नहीं करे। भारत के संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह मूल अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक 29 और 30, शोषण 23 और 24। संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं था, ये था अनुच्छेद 31 का संपत्ति का अधिकार, है ना। संपत्ति का अधिकार जो विकल्प में है नहीं, तो उत्तर हमको देना होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हमको देना होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। छोटे शहरी क्षेत्र के लिए किस संस्था का निर्माण का प्रावधान किया गया है? यदि हम अब देखो नगर पंचायत, बिहार की यदि हम बात करें तो बिहार में, बस 2 मिनट पे, ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? 40,000 तक की जनसंख्या, नगर परिषद 2 लाख तक की जनसंख्या, नगर निगम 2 लाख से ऊपर की जनसंख्या, 2 लाख से ऊपर की जनसंख्या। तो छोटे शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत। विद्यार्थीगण, किन्हीं को कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कहीं कोई डाउट, कोई संशय, कोई यदि कहीं हो तो हम बेहिचक आप अपने सवाल को रख सकते हैं जो इस सवाल से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ एक सूचना भी है कि आप यदि पढ़ना चाहते हैं निकट भविष्य, क्योंकि कल स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद संभावित तौर पर TRE-4 की वैकेंसी आ जाएगी, तो बेहतर सटीक एक्यूरेसी के साथ, कंटेंट के साथ, थ्योरी के साथ, कंसेप्ट के साथ, लॉजिकल तार्किक रूप से पॉलिटिकल साइंस के TGT और PGT के तमाम विद्यार्थी चाहते हैं सफलता को सुनिश्चित करना, तो आइए इसके कश्यप से जुड़िए और अपनी सफलता को अपने मुट्ठी में कैद कर लीजिए। होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन जा चढ़ बैठे जब जब करे इरादे की स्थिति आप में आ जाएगी। जब चाहें तब आप शिक्षक के पद को प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अंतर विवाह समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करता है, अर्थात अंतर जातीय विवाह, अंतर धार्मिक विवाह के लिए आर्य समाज विवाह
आर्य समाज विवाह अधिनियम 1937 में बनाया गया था। आर्य समाज वैदिक सभ्यता को मानता है, वैदिक सभ्यता जाति प्रथा का विरोध करता है, वैदिक सभ्यता जाति प्रथा का विरोध करता है। तो आर्य समाज ने सबसे पहले इस कानून का निर्माण किया। उसके बाद जो है ये अस्पृश्यता अधिनियम बना 1955 में। 1955 में नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत विशेष विवाह अधिनियम बना 1954 में। तो इस दोनों के द्वारा जो है वह अंतरजातीय विवाह, लेकिन पहला पूछ रहा है तो पहला आर्य समाज ने, जिसने जाति प्रथा का विरोध किया था, है ना। राज्य का न्याय प्रशासन का शीर्ष कौन सा होता है? देखो, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 क्या कहता है कि हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट जो है जिला न्यायालय, हाई कोर्ट जिला न्यायालय का ये निरीक्षण करेगा। 235 कहता है कि हाई कोर्ट जिला न्यायालय पर नियंत्रण रखेगा। उच्च न्यायालय जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो राजस्व विभाग हो गया, राजस्व, जिसकी स्थापना सर्वप्रथम 1772 में इसकी स्थापना किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। इसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों, ये 91वां संविधान संशोधन में, 91वां संविधान संशोधन में निर्धारित किया गया कि निम्न सदन का 1/10, लेकिन कम से कम 12 होनी चाहिए। अब से गोवा जैसे राज्य में जो है कम से कम 12 मंत्री अवश्य होनी चाहिए, तो 12 से कम नहीं होगा। राज्य के विधानसभा कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। कुल सदस्यों की संख्या जो है निम्न सदन का 15%, लेकिन 12 से कम नहीं। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री मंत्री की संख्या किसी भी स्थिति में राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन 12 से कम नहीं होगी। अर्थात ये दोनों है, तो हमको उत्तर डी देना होगा। दोनों है, कहता है कि बिहार जैसे राज्य में 15%, लेकिन वह संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। गोवा जैसे राज्यों में, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, जैसे राज्यों में कम से कम जो है 12 संख्या होनी चाहिए। 73वां संविधान संशोधन की शुरुआत होती है 64वां संविधान संशोधन से, जो विकल्प में है नहीं। यहां पर ध्यान रखना, देखिए बिल शब्द का है, बिल और एक्ट में अंतर होता है, बिल और एक्ट में अंतर होता है। अब 106वां संविधान संशोधन जो बिल हुआ, ये 128वां बिल हुआ और 106वां एक्ट हुआ। तो पहली बार जो है राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1989 में ये पेश किया गया था, लेकिन वो पास नहीं हो सका। तो पहली बार जो है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब विधेयक को पेश किए थे लोग, लेकिन विधेयक वो पास नहीं हो सका, तो विधेयक वो अटक गया। उसके बाद दोबारा जो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसे पास किया गया। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। बिल और एक्ट में अंतर होता है, तो जो बिल आते हैं प्रत्येक बिल एक्ट नहीं बनता है, प्रत्येक बिल जो है एक्ट नहीं बनता है। भारत के लिए एक मसौदा संविधान में भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 29 अगस्त 1947 को यह प्रस्तुत किया गया था। भीमराव अंबेडकर उसके बनाए गए, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य मेंबर, अर्थात कुल की संख्या 7 थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम, चलिए बीएसपी बहुजन समाजवादी, आरजेडी तो बीजेपी का विरोधी है, जदयू जो है सो बीजेपी के समर्थन में है। ये 2019 में पास हुआ, 2024 में इसे लागू किया गया, है ना। इसे सीए 2019 के नाम से जाना गया। विद्यार्थीगण, यहाँ पर ये सवाल जो है, सवाल जवाब का ये सेट 40 क्वेश्चन का हम लोग पूरा कर दिए, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को सारगर्भित रूप से स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखा गया।
कोशिश की गई कि बेहतर सरल तार्किक रूप से आपके सामने उसका उत्तर प्रस्तुत करूं, और यदि पढ़ाई बेहतर लगे और लगे कि हमें आगे पढ़ना है तथ्यात्मक रूप से, तो आइए